My dear student of standard ninth, welcome back once again, and today we are going to discuss question answer of chapter number 3, movement toward the new world. So without wasting any time, let's begin. Okay, here is your first question. Answer the following question in point wise. Which circumstances caused the Great Depression 1929 and 1932? सो बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं, ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं. किन परिस्थितियों में ग्रेट डिप्रेशन का निर्माण हुआ, मीन्स वो आया. और ये बात है 1929 से 32 की. ओके. Most countries in the world were affected by the Great Depression that started in the USA in 1929. So इससे बहुत सारे कंट्री अफेक्ट कर रहे थे. नंबर 1, Great Britain, the superpower during that period, had to sacrifice the policy of keeping gold reserve against the pound currency. So सबसे पहले उस टाइम पे जो सुपर पावर कंट्री था ग्रेट ब्रिटेन, उसको भी अपना गोल्ड रिजर्व सेक्रीफाइस करना पड़ा अगेंस्ट इस पाउंड करेंसी. पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं फटाफट. The American economy were collapsed. Many banks and industry were closed down and rendering a large number of workers jobless. तो अमेरिका में इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है. बहुत सारी कंपनियां बंद हो जाती हैं एंड अल्टीमेटली काफ़ी लोगों की जॉब चले जाते हैं. नंबर 3, अमेरिका वॉज फोर्स टू इम्पोज अ नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी. तो उसके लिए अब उन्होंने कुछ मेजर लेने स्टार्ट किए. ओके, रिस्ट्रिक्शन लगाने शुरू किए. Germany and the other European nations who suffered heavily, the failure of democratic government to solve the economic problem led to the emergence of the dictatorship in Germany. So जर्मनी और बहुत सारे यूरोपियन नेशंस को सबको यही एक तरह से डिप्रेशन का सामना कर रहे थे. एंड इसी बीच जर्मनी में डिक्टेटरशिप शुरू हो जाती है. देयर वॉज एन डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड. सब जगह प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो गई है एंड पूरा इंटरनेशनल ट्रेड भी दिस हैड रिड्यूस टू लेस देन 50%. 50% से भी कम अब इंटरनेशनल ट्रेड होने लगे हैं. ठीक है. वेल, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ओके, सो डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल डेट कॉज द वर्ल्ड वॉर 2. आपको वो फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 होता है. Now the factor that caused the outbreak of the World War II are as follows. पहला है fear nationalism. ठीक है. नेशनलिज्म assured fears from the first world war in Germany, Italy and Japan. तो ये 3 कंट्री है, इनको एक नेशनलिज्म इनके अंदर आ गया था. उसका कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. द नाजी पार्टी इन जर्मनी, द फेसिस्ट पार्टी इन इटली आर द एग्रेसिव नेशनलिज्म अमॉन्ग देयर पीपल. तो इन देशों के लोगों में बहुत गुस्सा था. ठीक है. एंड जापान अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इम्पीरियलिज्म टू प्रमोट फियर नेशनलिज्म अमॉन्ग इट्स पीपल. ओके, तो पहला तो नेशनलिज्म तो था ही, दूसरा था ग्रुपिज्म. ओके, टॉकिंग अबाउट ग्रुपिज्म, एज फ्रांस वॉज अफ्रेड ऑफ जर्मनी, इट एंटर्ड द ट्रीटी विद द फ्रेंडशिप विद द बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया एंड चेकोस्लोवाकिया. ओके, सो ग्रुपिज्म फ्रांस तो पहले से जर्मनी से डरा हुआ था एंड उसने जर्मनी, पोलैंड एंड रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों से अपना ग्रुप फॉर्म किया. पॉइंट में ये बताया गया है कि इटली भी चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगरी, ग्रीस के साथ ट्रीटी करता है, बट अल्टीमेटली वो रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस ज्वाइन कर लेता है. ऑप्शन बी में पॉइंट बी में दिया हुआ है कि रशिया ने भी जर्मनी, तुर्की, लुथेनिया एंड ईरान के साथ ट्रीटी साइन की है. सी में जर्मनी अगेन नॉन एग्रेशन पैक्ट रशिया के साथ साइन करता है. मीनवाइल तो इंग्लैंड और फ्रांस ये कि चुप बैठेंगे, ये भी इन्होंने भी ग्रुप बना दिया ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़. एंड क्योंकि दोनों कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेट इज़ वाई. एंड एक ग्रुपिज्म का एटमोसफियर हो गया था इन द यूरोप कॉन्टिनेंट. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, मिलिट्रिज्म. ओके, एक डर का माहौल था और सब एक दूसरे से कंपटीशन में लगे हुए थे. मीनवाइल एक डिस्ट्रक्शन का माहौल बनते जा रहा था. रशिया एंड जर्मनी ने तो अनाउंस कर दिया कि हमारे यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी. एंड यूरोपियन नेशंस अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, अपनी नेवी बढ़ा रहे हैं, अपनी एयरफोर्स बढ़ा रहे हैं. इवन जापान एंड अमेरिका भी पीछे नहीं है. ठीक है. सो ये था मिलिट्रिज्म. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रीड, स्ट्रेट अवे आई एम एक्सप्लेनिंग द आंसर. फिर फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ऑफकोर्स सबसे मेन कारण है. एक्चुअली लीग ऑफ नेशन का फेलियर का कारण क्या है, क्योंकि वो एक तरह से
कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। उसने जैसे कि जापान, इटली और जर्मनी ने जो एग्रेसिव पॉलिसीज़ दिखाई, जो आसपास के कंट्री पे अटैक किया, उसको लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पाया। अल्टीमेटली इसको उसका फेलियर माना गया। ओके। ट्रीटी ऑफ वर्सेल, वेल यही थी सबसे बड़ी फसाद की जड़। ओके। टॉकिंग अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल साइन होती है, तो उसमें ही कहीं ना कहीं एक बीज बो दिए जाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा। कारण इसमें सबसे पहली बात तो थी, जर्मनी को वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया और उस पर बहुत सारे हैवी वॉर फाइन्स लगाए गए। जैसे कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जर्मनी को 6.5 बिलियन पाउंड का कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ओके। जर्मनी का जो रिस-सार प्रोविंस था वो पूरा फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया गया 15 ईयर्स के लिए। ओके। ट्रीटी ऑफ वर्सेल ने बहुत सारे कंट्री को नाराज़ कर दिया, एंड जिसमें जर्मनी तो सबसे अफेक्टेड था ही। एंड इनजस्टिस की सीमा ये रही कि जापान और इटली भी कहीं ना कहीं विनिंग नेशन होने के बावजूद भी इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाए, एंड जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। पॉइंट नंबर 6, हिटलर की जो इम्पेरियलिस्ट एम्बिशन थी। हिटलर एक बहुत ही एम्बिशियस डिक्टेटर था, एंड ही इज़ बिलोंगिंग टू द मिलिट्री नेचर, तो उसके अंदर तो नेशनलिज्म पहले से ही था। उसने सारे के सारे जर्मन लोगों को इकट्ठा किया, एंड पहले तो उसने ऑस्ट्रिया पे अटैक किया मार्च 1938 पे, फिर चेकोस्लोवाकिया पे इन अक्टूबर 1938, और लुथियानिया का मेमल पोर्ट भी उन्होंने अंडर में कर लिया इन मार्च 93। लेकिन जो अल्टीमेट कारण बना फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इट वॉज द जर्मन ने जब पोलैंड पे अटैक किया, जर्मन इन्वेजन ऑफ पोलैंड। सो जर्मनी ने पोलैंड पे इन्वेजन किया 1 सितंबर 1939। सब फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ये डेट याद रखनी है। ओके। एंड फिर जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ से जर्मनी को धमकी मिली, फटाफट पीछे हट जाओ वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। पर जर्मनी कहाँ किसी की सुनता है, ठीक है। एंड उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, तो इंग्लैंड और फ्रांस ने भी 2 दिन बाद, डेट मीन्स ऑन 3 सितंबर 1939 के दिन उन पे वॉर डिक्लेयर किया, और यहाँ से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रंगारंग कार्यक्रम शुरू होता है। ओके। अब हम बात करेंगे, चलो वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद उसके इफेक्ट क्या है, दैट वी आर सपोज टू डिस्कस इन दिस आंसर। ओके। सो द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 आर एज फॉलोज। नंबर 1, इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमी यानी देश की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा, देशों को क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ओके। देखिए, जैसे ही वॉर शुरू होता है तो जो भी कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करती है उसका बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान तो होता ही है। पॉइंट ये कह रहा है कि अमेरिका ने लगभग $350 बिलियन खर्च किए, और बाकी देशों की बात करें तो उन्होंने थाउजेंड ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स खड़े मतलब स्पेंड किए लड़ाई के पीछे। बी पॉइंट में ये कहा गया है कि इंग्लैंड की तो प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी लगभग डिस्ट्रॉय कर दी गई। 2 बिलियन पाउंड्स के उसके मतलब प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई। तो जर्मनी को तो आप सोच भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि इंग्लैंड तो विनिंग नेशन, जब इसका इतना नुकसान हुआ है, खर्चा हुआ है, जर्मनी का तो कोई सोच भी नहीं सकता। ओके। इसके अलावा जो इकोनॉमी है और जो कॉमन लोग हैं, ये इसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं, है ना, क्योंकि जब लड़ाइयाँ होती है तो कॉमन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नाउ पॉइंट डी, यूरोप में लड़ाई की वजह से असेंशियल कमोडिटीज़ जो होती है उसकी मतलब बहुत शॉर्टेज हो जाती है, खाने पीने की चीज़ें कम हो जाती है, हर चीज़ों का प्राइस एक्सकलेशन होता है, मतलब प्राइस इंक्रीज होता है। एम्प्लॉयमेंट, भूखमरी, ये सब चीज़ें भी उस टाइम पे हुआ करती थी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। और इवन बहुत सारे कंट्री तो स्टारवेशन की तरफ बढ़ गए थे, मतलब उनके पास प्रॉपर अनाज ही नहीं है। सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ, डेट इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन चाइना। सो चाइना और बहुत सारे कंट्री मतलब आज़ाद हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, एंड चाइना जो था वो रशिया के बोल्शेविक रिवॉल्यूशन से बहुत ही इंस्पायर था। बाय द ईयर रशिया जिस तरह से डेवलप करा था, इससे वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई भी था। सो जापान जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार जाता है तो चाइना के बहुत सारे प्रोविंसेस जो थे अब वो जापान को खाली करने पड़े, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन
के तहत माओ जो उनके मेन लीडर थे, उन्होंने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन लाया और एक पार्टी फॉर्म की। एंड उन्होंने द कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश इट्स रूल ऑन द मेन लैंड चाइना ऑन 1 अक्टूबर 1949। ओके, इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ डेट इज कॉल्ड द कोल्ड वॉर। बिफोर द वर्ल्ड वॉर वन फ्रांस और इंग्लैंड ही वर्ल्ड के सुपर पावर थे, पर जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है यूएसए डेट मीन्स अमेरिका एंड यूएसएसआर मतलब रसिया, ये दो सुपर पावर कंट्री बन जाते हैं। इनके बीच में एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था। आइडियोलॉजी मीन्स अमेरिका जो है वो डेट इज डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, डेमोक्रेटिक को फॉलो करता है, और लेकिन जो रसिया है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। तो ये दो कैपिटलिस्ट और कम्युनलिस्ट ब्लॉक बन जाते हैं, और बहुत सारी कंट्री या तो डर से या इनकी बात मान के इनका ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था, अब ये इसमें ये लोग वेपन्स का भी इंक्रीज़ कर रहे हैं और एक दूसरे से डर भी रहे कहीं हम पे अपना वेपन यूज़ ना कर दें। तो इस तरह से कोल्ड वॉर का एक टाइम शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट। ओके, दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन। 24 अक्टूबर 1945 उसका डे ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है। ओके, अब आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि वाई वॉज द यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश। यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया क्यों? ओके, सो लेट्स बिगिन। Point number 1. In spite of the fact that the League of Nations had failed to establish the world peace, the leaders of the major countries were aware of the need to have the international organization to preserve the world peace. देखो, लीग ऑफ नेशन का फेलियर तो सबके सामने था कि वो हार गया है, अब उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हो गया, लेकिन तो भी वर्ल्ड के कुछ लीडर्स हैं उनको अभी भी लगता है कि वर्ल्ड पीस इस्टेब्लिश करने के लिए कोई एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो होनी चाहिए। एंड द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज एनॉर्मस। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो नुकसान हुआ था वो बहुत बहुत ज़्यादा था। द ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बम्स ऑफ द जापान एंड द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द मेड ऑफ द वर्ल्ड लीडर टू इस्टेब्लिश द यूनाइटेड नेशन टू प्रिवेलेंट ऑल डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर थर्ड वर्ल्ड वॉर। सारे दुनिया के देशों ने देखा कि जापान की क्या हालत हुई। इवन सारे वर्ल्ड के लीडर अब चिंता में हैं कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होगा और इससे तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। सो लोगों को लगा कि नहीं ज़रूरत है, एंड उन्होंने ये फिर सब उसके बारे में सोचने लगे। एंड देयरफॉर आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश। सो दुनिया में शांति रहे, दुनिया में आगे कभी लड़ाई झगड़े ना हो, सो इस तरह से वो लोग फॉर्म कर लेते हैं। नाउ एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूएन मीन्स। तो जो इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल है, जो एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, ये मतलब क्या काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, द इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूएन। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पॉइंट नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर द टर्म ऑफ 54 ईयर। 1/3 ऑफ इस मेंबर रिटायर एवरी ईयर एंड एज मैनी एज इलेक्टेड एज देयर प्लेस। सो 54 मेंबर्स हैं और जनरल असेंबली में इनको चुना जाता है। एक मेंबर जो चुना गया है वो 3 साल के लिए एक्टिव रहेगा। एंड 1/3 मेंबर डेट मीन्स 54 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करें तो 18 मेंबर्स हर साल रोटेट होते रहते हैं। सो ये उसका कुछ वर्किंग क्राइटेरिया है। इट अंडरटेक द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक सोशल कल्चरल हेल्थ रिलेटेड इशूज इन द वर्ल्ड, प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेड द एक्शन स्टेप टू बी टेकन टू टैकल द प्रॉब्लम। ये सारी कंट्रियों की कंट्री पे नज़र रखता है कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उनका पे कल्चरल डेवलपमेंट क्या है, उनका पे क्या हेल्थ के इशूज़ हैं, उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। इट ट्राई टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, रिलीजन एंड नेशनलिटी। इनका मेन मकसद क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबका जो रहन सहन है वो इम्प्रूव करे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी उनकी जो बॉडीज़ हैं जो उनके अंदर वर्क करती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू रीड, मैं स्ट्रेट अवे समझाता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग WHO कहते हैं, इनका काम है पूरी दुनिया की हेल्थ अच्छी रखना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका मेन काम है कि कंट्रीज़ की इकोनॉमी स्टेबल रहे। अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो दे कैन गिव फाइनेंशियल सपोर्ट ऑल्सो, बट देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। एंड टॉकिंग अबाउट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम FAO कहेंगे, इसका मेन काम क्या है कि दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो उसके हिसाब से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। इवन फॉरेस्ट भी कम नहीं होने चाहिए एंड फिशिंग विशिंग भी की जा सकती है।
वेल जो फोर्थ उसकी बॉडी आती है, डेट इज कॉल्ड यूनिसेफ, इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, जो पूरी दुनिया के बच्चों के बारे में सोचती है, उनको प्रॉपर खाना मिले, इन सब की वो लोग ख्याल रखती है। एंड यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को की बात करें तो यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका काम है दुनिया में एजुकेशन, साइंटिफिक अप्रोच बढ़ाना और जो कल्चरल साइट्स हैं उनको प्रोटेक्शन देना। ओके, now we are going to talk about the General Assembly. So straight away I am going to explain it, no reading here. See, यूनाइटेड जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। ये एक तरह से सारे रिप्रेजेंटेटिव नेशंस को इंक्लूड करता है। हर देश, इसमें पॉइंट नंबर 3 में आया हूँ, हर देश अपने 5 मेंबर्स वहाँ पे सेंड कर सकता है, लेकिन जब वोटिंग इलेक्शन की बात आएगी, जब वोटिंग की बात आएगी तो पांचों मिलके एक ही वोट डालेंगे। आइदर दे कंसर्न विद देयर प्रेसिडेंट, दे आर कंसर्न विद देमसेल्व्स, और प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ देयर प्रॉब्लम। ओके, इसके अलावा वो जो वर्ल्ड इंटरनेशनल मैटर्स पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे उसका डिस्कशन किया जाता है, एडवाइस दी जाती है, इवन सजेशन भी दिए जाते हैं। इवन यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी द्वारा बजट पेश किया जाता है कि वो कितने कितने कहाँ कहाँ पर क्या एक्सपेंसेस करेंगे। 6 पॉइंट में ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसका सॉल्यूशन लाने का ट्राई करते हैं। देशों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड ह्यूमन राइट्स, डिसआर्मामेंट और अदर इंटरनेशनल टॉपिक्स पे यहाँ पर डिस्कशन होता है। पॉइंट नंबर 7 में यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता है उसमें 2/3 मेजोरिटी का होना ज़रूरी है। ओके, और एट प्रेजेंट देर आर 193 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। एंड फ्रेंड्स, आपके जनरल नॉलेज के लिए साउथ सुडान इज द 193rd कंट्री। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसके अंदर है 5 परमानेंट मेंबर। आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू कि यहाँ पे जो 5 मेंबर हैं आपको याद रखना है ABCFR। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस एंड R फॉर रशिया। तो ये 5 कंट्री है। इसके अलावा 10 अदर्स नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनका सिलेक्शन जनरल असेंबली में होता है। इसके अलावा ये जो काउंसिल है इनके पास बहुत ही ज़्यादा पावर है और ये पूरी दुनिया की शांति के लिए यही कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। कोई भी मैटर है वो यहाँ पर बातचीत से सॉल्व किए जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ कंट्री शायद मैटर पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं तो वो लोग वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। वीटो पावर एक तरह से राइट टू डिनाई है, ठीक है। राइट नाउ रशिया ने सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। नाउ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, let us go through it. Which treaty was responsible for the World War II? The Treaty of Versailles, signed after the First World War, was responsible for the World War II. So World War II के लिए Treaty of Versailles रिस्पॉन्सिबल है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में साइन हुई थी। Who was the German dictator? Adolf Hitler was the German dictator. Okay, now name the Italian dictator. Benito Mussolini, okay, was the Italian dictator. Give the immediate reason for the World War II. Germany invasion of Poland on September 1st, 1939 was the immediate reason of the World War II. तो मतलब यहाँ से ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज़ द UN हेडक्वार्टर सिचुएटेड? तो UN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिचुएटेड इन द अमेरिका इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। फ्रेंड्स, हमने जब चैप्टर डिस्कस किया था जहाँ पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि सारे हेडक्वार्टर जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, सारे हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। ओनली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो ह्यूग सिटी स्विट्जरलैंड में। ओके, नाउ व्हाट इज कोल्ड वॉर? अ कोल्ड वॉर इज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 सुपर पावर, द USA एंड द USSR एंड देयर एलाइज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस क्रिएटेड अ स्टेट ऑफ वॉर विदाउट एक्चुअल आउटब्रेक ऑफ वॉर। कोल्ड वॉर एक तरह की आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी बिटवीन द सुपर पावर्स, दैट इज USA एंड अमेरिका एंड रशिया, जिसको हम लोग USSR भी कहेंगे। इनका मेन मकसद ये है कि एक दूसरे अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना, एंड इनमें एक माइंड वाली वॉर होती थी लेकिन एक्चुअल वॉर कोई भी नहीं हुई। एंड फाइनली MCQ, दैट इज हु स्टार्टेड नाजीज़म इन जर्मनी? तो नाजी इज़म की शुरुआत किसने की थी? डेट इज अवर हिटलर।
हु टेक केयर द इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की हेल्थ का कौन ध्यान रखता है? WHO, जिसको हम लोग कहेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड चूज द करेक्ट आंसर। आप क्वेश्चन में देख लेना, बट आपका जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वही सही है। मुसोलिनी स्टेब्लिश फेसिज्म इन इटली। ओके, सो आई होप मैंने इस बार थोड़ी रीडिंग कम की है, बट आई आई एज्यूम कि आप लोगों ने भी ठीक से अच्छे से रीड कर लिया होगा। सो टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय एवरीवन।